गणेश वंदना और गणेश स्तुति के बीच विधिवत तौर पर इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत अपने कर कमलों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्रवण कुमार जी, राकेश रोशन जी, नरेंद्र कुमार जी, राजू दानवीर जी, पृथ्वी कुमार माली जी, दिलीप कुमार जी, मनोज प्रसाद यादव जी, डॉक्टर अशोक कुमार, श्री अरविंद कुमार सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार, श्री शैलेश कुमार, ब्रिजनंदन प्रसाद जी, मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और जब भी कोई नेक कार्य, शुभ कार्य की शुभ शुरुआत होती है तो हम सभी अपने ईश्वर को, जिनको हम अपने दिल से चाहते हैं, दुख और सुख की घड़ी में, किसी नेक कार्य में उनको नमन करते हैं, याद करते हैं। तो इस कार्य उद्घाटनकर्ता विशिष्ट मेहमानों का आप सभी से मेरा आग्रह है, गणेश वंदना और दीप प्रज्वलन के बाद आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए वक्त स्वागत गान का मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं जोरदार तालियों के साथ नरेंद्र कुमार जी का स्वागत करना चाहूंगा। जानना चाहूंगा उनसे कि आखिर आत्मनिर्भर सेना के तौर पर वो किस रूप में काम आगे कर रहे हैं। बता दूं आपको कि ये फाउंडर हैं, हिंदराइज एंड नेशनल प्रेसिडेंट हैं आत्मनिर्भर सेना के। सीतामढ़ी जिले से इनका ताल्लुक है और कोविड-19 खासतौर पर वेव 2 के दौरान इन्होंने अभिनव तरीके से काम किया। 50,000 से ज्यादा घरों का दौरा किया, मुफ्त में दवाई दी। पेशे से वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मूल रूप से सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर से आप हैं और फिलहाल लंबे समय से उत्तर प्रदेश, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में कार्यरत हैं और लगातार इनके यूनिट, इनकी टीम बिहार में अलग अलग जिलों में काम भी कर रही है। सवाल वहीं से शुरू होता है कि आपदा में अवसर ढूंढने का जो मंत्र है उसको आपने साक्षात किया, उसको साकार किया। आत्मनिर्भर सेना ये क्या है और इसके गठन बनाने का कैसे मन आया? क्योंकि अच्छी खासी आप नौकरी कर रहे थे, अच्छा खासा पढ़ के आप दिल्ली एनसीआर में रहकर अपना काम कर सकते थे, लेकिन वापस यहाँ माटी में लौटकर लोगों की सेवा करना, इसके पीछे क्या मकसद? धन्यवाद रविंद्र जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतने बड़ा जो लेकर के चल रहे हैं, एक अभियान लेकर के चल रहे हैं, जिससे बिहार को नहीं से पूरे अब विश्व को पता चल रहा है कि भारत अब आत्मनिर्भर होने जा रहा है और ये सपना जल्द पूरा होने वाला है। अगर हम सब एक एक करके इस मिशन पे काम करें, गांव पे फोकस करें और फिर शहर की बात करें। जैसा कि आपने कहा कि आत्मनिर्भर सेना हम लोगों ने 2020 में बनाया था, जब कोरोना का पहला लहर था। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अब सबको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने 1912 में ही कहा था कि हमें ग्राम स्वराज चाहिए। तो उसी सपने को साकार करते हुए हम लोग एक यूनिट बना करके युवाओं के बीच जा रहे हैं, युवाओं को समझा रहे हैं। और युवा का जो जोश है यहाँ पर बिहार में स्पेशली, और जो टैलेंट है, आज आप देखिए यूपीएससी में भी हमारे बिहार के युवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो उनके लिए आप सब जोर से एक ताली बजाएं, क्योंकि बहुत सालों बाद बिहार का जो गौरव है, बिहार का जो पहचान है, उसको एक सही पहचान मिला है कि हम सिर्फ, पहले आप सबको पता होगा कि बिहार के बाहर जब कोई हमारा भाई जाता था तो उसको बिहारी करके बुलाया जाता था कि बिहारी का मतलब गरीब होता है। आज वो बिहारी यूपीएससी हो या बिजनेस हो या सीए हो या इंजीनियरिंग या डॉक्टर है, सब जगह हम लोग अपना स्थान कायम कर रहे हैं, अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और बिहारी कहने में अब गर्व होता है। तो इसके लिए जो ज़रूरी ये है कि हम सब जब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो जब कोरोना का समय था उस समय हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से गरीबी, जिस तरीके से स्वास्थ्य का समस्या है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार का जो प्रोग्राम है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। और जो लोगों का जो धारणा है कि सिर्फ जॉब ही करना है, गवर्नमेंट जॉब ही एक ऑप्शन है, उस पर भी हमारी सेना काम करती है। और सेना का नाम इसलिए दिया गया है कि हमें एक रैपिड इंजन चाहिए। तो रैपिड इंजन के साथ युवाओं के साथ मिलकर मेरी सेना काम कर रही है। अभी हम लोग सीतामढ़ी और नॉर्थ बिहार में काम कर रहे हैं, जल्द ही हम लोग साउथ बिहार में भी अपना यूनिट डालेंगे और यहाँ भी काम करेंगे। वॉर रूम आपने कोरोना के दौरान बनाया था, कैसे आपके साथ युवा जुड़े, कैसा उनका रिस्पॉन्स आ रहा है? और देखिए, कोरोना की लहर से हम उबर रहे हैं धीरे धीरे। अब आत्मनिर्भर सेना को आगे और किस रूप में ले जाने की आपकी सोच है? देखिए, जब कोविड का सेकेंड वेव आया था और मैं सीतामढ़ी में था उस समय हम लोगों ने ये देखा कि ना दवाई मिल रही है, ना आपको सैनिटाइज़र मिल रहा था ढंग से, और जो बाकी जो ऑक्सीजन का जो समस्या था, इन सबको देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि अगर यहाँ से हम लोग जाते हैं
तो न जाने कितने लोगों का जान जाएगा। हमने सामने लोगों को मरते हुए देखा है। तो उस समय मेरी, चूँकि मेडिकल में भी हम लोग हैं, हमारा मेडिकल का भी स्टोर्स है, तो हम लोगों ने अपना पूरा जितना भी दुकान था, जितना भी मेडिसिन था हमारे पास, वो सारा मेडिसिन बिहार में ला करके बिहार के लोगों के बीच में घर घर जा करके 50,000 से ज़्यादा घर तो मैंने कांटेक्ट किया है और लोगों से बातचीत करी। लोगों का उस समय रैपिड टेस्ट नहीं हो रहा था, रैपिड टेस्ट पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। हम लोगों ने रैपिड टेस्ट करके लोगों को दवाई दी जो भारत सरकार कहती है, डॉक्टर बुलाया, काफ़ी सारे दोस्त एम्स में डॉक्टर थे, उन सबको बुला करके हम लोगों ने एक पूरा सेंट्रलाइज वार रूम बना करके लोगों को मैन टू मैन कांटेक्ट करके उन सबको बचाने का प्रयास किया। सरकार निश्चित रूप से काम कर रही थी सिस्टम, लेकिन जब समझ सकते हैं आपकी हमारी क्षमता अगर आज 5,000 मरीज की है और एक बार 2.5 या 3 लाख मरीज हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसको संभालना। तो उस समय जरूरी ये था कि हर नागरिक का, जो एक नागरिक का कर्तव्य था, वो मैंने कोशिश करी कि थोड़ा बहुत भी हम उसमें योगदान दे पाए। नालंदा की बात हम कर रहे हैं। अगर नालंदा आत्मनिर्भर बनेगा तो बिहार आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर सेना भी इसी मंत्र के साथ काम कर रही है। लेकिन ये धरती, मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी कहा कि शिक्षा की जननी है, शिक्षा यहाँ की पहचान रही है। आज की तारीख में ये गौरव जो विश्व गुरु का हमें मिला था नालंदा विश्वविद्यालय के दौरान, विदेशों से पढ़ने यहाँ पर छात्र आया करते थे, वो कैसे हासिल किया जा सकता है? देखिए, नालंदा का तो जो संस्कृति है, धार्मिक है और शैक्षणिक भी है। हम लोग, एक समय था कि यहाँ पर विदेश से लोग आते थे, जैसे आपने कहा, और हमारी एक अपनी पहचान थी, हमारा एक अपना वो था। धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं हम लोग खोते चले गए और आज खोने की बात ना करके हम पाने की बात करेंगे। हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है विगत 15-16 सालों के शासन में, और जो गैप हम लोगों ने क्रिएट किया था 15-20 सालों में, वो धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है। तो नालंदा की जब बात करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसमें उन्होंने यहाँ के लिए आलू पोटैटो को सिलेक्ट किया था। तो ज़रूरत यह है कि हम जो विजन आ रही है सरकार से, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिस किसी भी पार्टी के हो, उस पे काम करें। कोई अच्छी चीज़ें हैं वो, अगर यहाँ पर यूनिट लगे, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हो, और साथ में ही ग्राम स्वराज की बात करनी होगी। जब आप आत्मनिर्भर जिले की बात करते हैं, आत्मनिर्भर सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो ज़रूरी यह है कि हम ग्राम स्वराज की बात करें, स्मार्ट विलेज की बात करें, और जो लोग भी सक्षम हैं उनको पहचानिए और उनको रीच कीजिए कि भाई आपके गांव में हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप स्कूल को अडॉप्ट करो, जो सरकारी स्कूल्स हैं जहां पे व्यवस्था नहीं है या हमारे संसाधन की कमी होने की वजह से, कंप्यूटर है या इंग्लिश की वजह से लोग पिछड़ रहे हैं, तो उन सबको कांटेक्ट करके डेटा माइनिंग करके आपको रीच करना होगा। एक समय था कि हमारे गाँव में रोड नहीं हुआ करता था, आज ग्रामीण स्तर पर काफ़ी कुछ स्ट्रक्चरली चेंजेस हो चुके हैं। लेकिन अब बात यह है कि हमें नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए हमें युवाओं को बेरोजगारी के इस आलम से बाहर निकालना पड़ेगा। जो आज डेटा है नीति आयोग का कि 35 से 40% लोग बेरोजगार हैं, लेकिन हकीकत में आप देखने जाएंगे तो ग्रेजुएट लोग, मैं ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएट 80% के आसपास होगा अभी, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिक्कत में है। तो ज़रूरत यह है कि हम युवाओं को कौशल से जोड़ें। जब युवा कौशल से जुड़ जाएगा, वो अपना व्यापार खुद करेगा, वैसी हालत में हमें बेरोजगारी का कोई समस्या ही नहीं रहेगा हमारा। और बिहार के युवा में तो इतना दम है कि आप देखें जितने भी फैक्ट्रीज हैं बाहर की, चाहे वो मैनेजमेंट हो कंपनी का या उसका सुपरवाइजर हो, सब लोग बिहार के हैं। तो इतना ज़्यादा शक्ति होने के बाद भी हम लोग इसलिए पिछड़ रहे हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री का इशू है। हमारे पास इंडस्ट्री को लेकर के सरकार अब जागी है, विगत कुछ महीनों में इथेनॉल को लेकर के पॉलिसी लाया गया। वैसे ही हमें चाहिए कि हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसी हो और लोन मिले लोगों को। अभी युवा युद्धमय योजना आया, जिसमें अभी हाल फिलहाल में है, इसको बंद कर दिया गया है और बहुत कम लोगों को उसका लाभ मिला, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग था उसमें गलती ये था कि आप अप्लाई करिए, आपको अनुभव है या नहीं है, आपको लोन मिल जाएगा। लोन लेने के लिए भी आपको 2 लाख 3 लाख रुपए रिश्वत देना पड़ा है। तो ऐसी हालत में ज़रूरी यह है कि आप लोगों को पहले ट्रेन करिए कि आप आओ, आपको एक संस्था बनाइए जिसमें लोगों को व्यवसाय करना सिखाइए कि आपको बिजनेस कैसे करना है। तभी वो लोग, एक आदमी अगर बिजनेस करता है, एक दुकान भी चलाता है, तो 5 से 6 लोगों को रोजगार मिलता है उसमें। तो ज़रूरत है कि हमारे अंदर एक प्रोसेसिंग चेंज हो। नालंदा जहां हम बैठे हैं, इसको भी आप कंपेयर करें तो बाकी जो साउथ बिहार में डिस्ट्रिक्ट है उससे कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे रह गए हम लोग। तो ज़रूरत यह है कि यहाँ पर लोगों का इनकम बढ़ाया जाए, किसान को समृद्ध किया जाए। जो किसान आज छोटे छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज करके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। मोदी जी ने आई थिंक लास्ट चुनाव प्रचार में भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एफपीओ बनना चाहिए। तो जो लोकल प्रतिनिधि हैं किसी भी दल के हों,
वो उसको बहुत गंभीरता से अगर लेंगे तो निश्चित तौर पर फार्मर का इनकम बढ़ेगा। और हमें ग्राम स्वराज की बात करनी है, विकास की बात करनी है, आत्मनिर्भरता की बात करनी है, तो किसान जब तक आपका आत्मनिर्भर नहीं होगा, किसान का आमदनी जब तक नहीं बढ़ेगा, हम आत्मनिर्भर होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि भारत में, स्पेशली बिहार में 87% लोग गांव में रहते हैं। तो 13% की आप बात कर सकते हैं, 87 की बात पहले करनी होगी कि हमारे हर एक व्यक्ति जो गांव में रहता है वो सुरक्षित महसूस करे, उसको लगे कि शहर की सारी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है और उस पर काम करने की ज़रूरत है हमें। 87% आपने गाँव में बसने वाली लोगों की बात की। अगर मैं देश की आबादी के 1/3 से ज़्यादा हिस्से की युवाओं की बात करूं, जो आपकी आत्मनिर्भर सेना में भी ज़्यादातर लोग युवा हैं, आप खुद भी एक युवा हैं, युवाओं को रोज़गार देना खुद सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनके भी बस की बात इसलिए नहीं क्योंकि सीमित संसाधन होते हैं। तो उस लिहाज से ये कहना आसान नहीं लगता कि वह कौशल विकास से जोड़ना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। लगता आसान है, लेकिन इस चुनौती को पार कैसे किया जा सकता है? अगर हम आपदा माने, अगर एक समस्या माने एक बेरोजगारी को, तो रोजगार के रूप में हम अवसर कैसे पैदा कर सकते हैं? देखिए, जब भी आपदा आता है तो अवसर आता है, और हमारे पास अवसर है कि हम युवाओं को उनका हक दिलाएं। गवर्नमेंट जॉब की तो बात करना बेईमानी होगी कि आप गवर्नमेंट जॉब सबको दे पाएंगे। कोई भी चुनाव में कुछ भी बोल दे कि मैं 10 लाख 20 लाख दे दूंगा, वो बहुत बेईमानी होगी। मनरेगा हम लोग दे रहे हैं, आज मनरेगा जॉब नहीं है, मनरेगा एक मजबूरी है जिसमें लोग अपना घर का यापन कर पाते हैं। तो युवाओं को कौशल से जोड़ने के लिए आपको जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको अलाउ करना पड़ेगा कि आप अपना इंस्टीट्यूशन खोलो, आप ट्रेनिंग करो, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, हम आपको टैक्स फ्री देंगे और लोग आएंगे। हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है सीतामढ़ी में। आप कभी भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ लोग, हम उनको चेन पे लेकर के आ रहे हैं, हम उनका प्रोफाइलिंग कर रहे हैं कि कौन आदमी क्या काम कर सकता है। अभी भारत सरकार ने ई श्रम पे लोगों को सबको प्रोफाइलिंग किया है। हम लोग प्रोफाइलिंग करके उनको एम्प्लॉयर तक जो उनको जॉब मिल सकता है, अगर कोई सिलाई का काम कर सकता है तो उसको सिलाई वाले कंपनी से कनेक्ट करवाएंगे और उसको जॉब दिलवाएंगे। सबसे पहले जरूरी है कि लोग हमारे बिहार में खाली ना बैठे, सबसे पहले उनको खाने का, रहने का व्यवस्था हो, उनको जॉब मिले और वो ट्रेंड हो करके बिहार में उद्योग हो और बिहार में आकर के वो काम करे। इस पे हमें काम करना है। नहीं, अगर औद्योगिक विकास की हम बात करते हैं, कौशल हम स्किल तो दे देते हैं, लेकिन इसके अलावा औद्योगिकीकरण भी एक जरिया हो सकता है जिससे बड़े पैमाने पर हम रोजगार को सृजन कर सकते हैं। औद्योगिकरण के अवसर भी हाल फिलहाल में औद्योगिक नीति भी माननीय उद्योग मंत्री की तरफ से लाई गई, और चाहे वो लेदर इंडस्ट्रीज हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, उसमें भी कुछ बदलाव लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस लिहाज से बड़ा बदलाव लाया जाए, बड़ा बदलाव दिखाई दे, वो कैसे संभव होगा? बाकी जो बाहर की जो उद्योग हैं वो बिहार में आकर उद्योग लगाएं, ये कब कामयाब होगा? देखिए, अभी जो उद्योग मंत्री जी ने जो फैसला लिया है बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है ये, और आने वाले समय में आपको इस पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी भी जो अप्रूवल प्रोसेस है, अगर आपको इंडस्ट्री बिहार में लगानी है तो आपको मंत्रालय के थ्रू जाना पड़ेगा, इसको आपको ओपन सिस्टम बनाना पड़ेगा और एक जगह आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। नालंदा में हम बैठे हैं तो नालंदा में ये पर्टिकुलर एरिया, जैसे बिहार शरीफ है तो बिहार शरीफ में ये वाला एरिया स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन है। इसमें आप ऑनलाइन प्लॉट अप्लाई करो, आपको लैंड मिलेगा। लैंड फ्री होना चाहिए या बहुत ही कम रेंट पर होना चाहिए, तभी बाहर के उद्यमी आएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। आप जाकर के देखिए तिरपुर में, या आप नोएडा की बात करिए तो नोएडा में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आपको बहुत ही सस्ते दर पर इंस्टॉलमेंट में फ्री में मिला। तो बिहार सरकार एक बहुत बड़ा जो हमारे यहाँ गैप ये है कि हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम की कोई जगह है ही नहीं। पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी इंडस्ट्री की बात करिएगा आपको टैक्स इंसेंटिव्स देना पड़ेगा, और ग्रामीण एरिया में इंडस्ट्री लगवाइए। पंजाब में जाके आप देखिए कि सारा इंडस्ट्री गांव के साइड में लगा हुआ है। गांव के साइड में जैसे ही लगा, टैक्स आना शुरू हो गया तो सरकार ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट सारी चीज़ें कर दी। तो गांव को शहर के साथ जोड़कर समावेश करके और औद्योगिक नीति के साथ साथ सरकार को दिल बड़ा करना पड़ेगा कि आप आओ, आपको हम टैक्स नहीं लेंगे, आपसे जीएसटी नहीं लेंगे, आपको कोई भी हमारा अधिकारी परेशान नहीं करेगा। क्योंकि बिहार में अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल है। कोई भी चीज़ आप अप्लाई करेंगे उसमें ब्यूरोक्रेसी इतना ज़्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। सरकार की नीति बिल्कुल सही होती है, प्रोसेस सही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके अनुभव की कमी के कारण, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वहाँ पर
कॉरपोरेट्स के जो बिजनेस ओनर्स हैं उनका कंसेंट नहीं होता, जिसके वजह से वो पॉलिसी आधा अधूरा बनता है और ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता। तो हमें माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उनके थ्रू ये हमें सरकार तक पहुंचाना है कि पॉलिसी लेवल पर इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन ली जाए, इंडस्ट्री का भी एडवाइस लिया जाए, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनको कनेक्ट किया जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रक्रिया हमारे यहाँ आरंभ किया गया है। साथ में ही 1 विंडो क्लियरेंस दी जाए कि आप आओ, पैसा लगाओ, हम सारा अप्रूवल आपको देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। आपको गुजरात, आपको पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु से सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी संसाधन जैसा हमारा था वैसा ही था। आज 30 साल पहले आप चले जाइए तो कोई फ़र्क नहीं था बिहार में और बाकी स्टेट्स में। हम पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हमारी पॉलिसी में कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कास्ट को बाहर निकालिए तभी विकास आएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। विकास अगर लाना है तो कास्ट को हटाना पड़ेगा। आपने जिन राज्यों का जिक्र किया, अगर बिहार के संदर्भ में मैं देखूं तो ये लैंडलॉक स्टेट है। हम महाराष्ट्र, गुजरात से कंपेयर नहीं कर सकते। पोर्ट हमारे यहाँ पर नहीं है। दूसरी चुनौती ये है कि यहाँ का जो जनसंख्या का घनत्व है वो क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो ये भी चुनौती है। तो इससे निपटना इतना आसान नहीं, क्योंकि उपजाऊ ज़मीन हम नहीं दे सकते हैं उद्योग लगाने के लिए, वो भी एक बड़ा सवाल होगा। और दूसरी ओर एक बड़ा इलाका, बड़ा क्षेत्र जो है वो बाढ़ में हमारा साल के अगर हम बात करें 4 महीने ख़राब हो जाता है। देखिए, उद्योग की अगर आप बात करते हैं तो उद्योग के लिए आप ज़मीन दे सकते हैं। अभी भी बिहार सरकार के पास 18 से 20% ज़मीन बंजर पड़ा हुआ है। तो बंजर पड़े हुए ज़मीन को आप उसको कल्टीवेट करिए, फार्मर को दीजिए। जो शहर के और गांव के बीच का ज़मीन है उसको दीजिए। और जहां तक बात आपने कहा कि हमारा घनत्व ज़्यादा है, हमारे पास ज़मीन कम है, तो ज़मीन कम है तो हमें एग्रीटेक नए टेक्नोलॉजी की बात करनी होगी, ताकि हम कम ज़मीन पर फार्मिंग लेयरिंग करें। आज आप देख, इजराइल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इजराइल के पास कुछ भी नहीं है। इजराइल के पास ना नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके पास मैन पावर है, और बिहार के पास भी वो टैलेंट है, वो मैन पावर है। तो हमें अपने मैन पावर को यूज करके हम यहाँ पर लाखों की संख्या में नर्स पैदा कर सकते हैं, नर्स को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे केरला ने किया। केरला का एक बहुत बड़ा जनसंख्या नर्स में है, नर्सिंग में है, हॉस्पिटलिटी में है। हमारे यहाँ उन सब इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, तब जाके होगा। जहाँ तक आपने बाढ़ की समस्या की बात करी, तो बाढ़ में भी आप अवसर निकाल सकते हैं। अगर हमारी प्लानिंग सही से हो, हम नहर बना ले और उस वाटर को रिजर्व करें, और रिजर्व करके हम फार्मिंग कर सकते हैं। उसमें मखाना का खेती हो सकता है, अगर नॉर्थ बिहार की साइड पे जाए सिंघाड़ा का खेती हो सकता है, और मखाना का वर्ल्ड में डिमांड है। तो क्या है कि जो प्रोडक्ट की बात अभी, जब लास्ट ईयर एक लिस्ट आया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो स्पीच के बाद पेपर पे ही रह गया। उसको ग्राउंड पे हर एक विधायक सांसद को लाना होगा, तभी आप विकास के मुद्दे पे जीत पाएंगे। अन्यथा आपके पास जाति के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप वोट मांगने जाएंगे किसी के पास। मैं आखिरी में एक यहाँ पर बात बिल्कुल दिल से करना चाहूँगा कि करीब 20 ज़िलों से ज़्यादा ज़िले में यहाँ हम बिहार में कार्यक्रम कर चुके हैं आत्मनिर्भर बिहार की अपनी सीज़न 1 और सीज़न 2 की सीरीज़। जो आपने बातें और जो विज़न दिखाया वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ बड़े जो युवा शक्ति या बाकी लोग मेरे को बिहार में दिखाई दे रहे हैं, बाहर काम करते थे, यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिहार के युवा, बिहार के लोग चाहते हैं कि वो वापस यहीं पर आए, अगर अवसर मिले वो यहीं पर वापस लौटना भी चाहते हैं। और उसके बाद वो पूरी तरह से तैयार दिखाई देते हैं कि किसी भी राज्य को वो चुनौती दे सके और अपने बिहार को आगे ले जा सकें। ये मैंने इच्छा शक्ति और जीजीवशा देखी है, और उसमें वो आप भी नजर आ रही। देखिए, निश्चित तौर पर मैं 26 साल की एज में 1.5 करोड़ की सैलरी पे था, और वहीं से मैंने जॉब छोड़ा और फिर से अपना काम स्टार्ट किया। और कोरोना में काफ़ी संघर्ष किया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हमने यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया। तो बिहार के लोगों के अंदर ये इच्छा है कि हम, चाहे वो यूएस में रहते हों या बाहर रहते हों, कहीं भी रहते हों, कि वो आकर के काम करें। बेशक हमारे को वो माहौल दिया जाए कि आप आओ, आपका वेलकम है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर, हम आपको सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट लेवल पर। समस्या ये है कि आज के समय में अगर आप किसी ज़िले में कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, तो अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, आप पहली बार आए हैं बिहार या बहुत सालों बाद आए हैं, तो आपको वहाँ का डीएम, वहाँ का एसडीएम मिलने से भी मना कर देगा। तो इन सब चीज़ों पे काम की जाए। अभी यूपी में हम लोग हैं, यूपी में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके ऑफिस के सामने बोर्ड लगा होता है अब पिछले 1 साल से कि कितने बजे वो कहाँ कहाँ गए हैं। 10 बजे वो ऑफिस आए तो क्या काम किया उन्होंने, 11 बजे कहाँ गए, वो जरूरी है हमारे यहाँ करना। क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लगता है कि वो तो राजा बन गए अब,
अब राजा ही है वो, उनको कुछ नहीं करना है। वो आप उनको फ़ोन करेंगे, उनका फ़ोन नहीं उठेगा। मंत्री जी भी नए नंबर से फ़ोन करेंगे तो नहीं उठाएंगे वो, कि उनको पता चलेगा कि जनता है, छोड़ो ना इसको, क्या करना है। तो ऐसी समस्या है कि आप समझिए कि ब्यूरोक्रेट्स को लगना चाहिए कि भाई तुम्हारा जॉब भी परमानेंट नहीं है। आप 2-4 को फायर कीजिए ना। योगी जी ने यूपी में कितने सारे आईएएस को डिसमिस कर दिया है। आप डिसमिस कीजिए, देखिए कैसे बदलती है व्यवस्था। तो फटाफट एक्शन होना चाहिए अगर कोई काम नहीं कर रहा हो। मैं बताऊं आपको, कोरोना के कोविड वेव 1 में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में काम करने का कोशिश किया कि मुजफ्फरपुर में थोड़ा सा काम करते हैं, सीतामढ़ी भी कर रहे हैं। उनके डीएम को मेल डाला, डीएम से कम 200 बार फ़ोन किया। उनका नंबर डाइवर्ट होके जा रहा था किसी क्लर्क के पास, उससे पूछा कि भाई क्या है। फिर एक मेरा फ्रेंड था होम सेक्रेटरी, उनसे बात करी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराया, फिर भी उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरा जॉब तो पक्का है। अगर उनको पता लगे कि भाई 30 दिन का नोटिस पीरियड है, तुम्हारी नौकरी निकलेगी, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप परफॉर्म नहीं करते आपको सरकार कंपनी बाहर निकाल के फेंकती है, वैसा ही डर डीएम को होना चाहिए, वैसा ही डर जनप्रतिनिधि को होना चाहिए कि मैं विकास नहीं करूंगा, मेरे ये पैरामीटर्स हैं। हर महीने या हर क्वार्टर में आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो कमिटमेंट दिया था चुनाव के दौरान, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक एग्रीमेंट है, उसका पालन आपने नहीं किया, अगली बार आपको पार्टी टिकट ना दे, ये भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इन्हीं बातों के साथ, बहुत इन्हीं शब्दों धन्यवाद के साथ सर। मैं बहुत Thank you धन्यवाद very कहना much। चाहूंगा श्री नरेंद्र कुमार जी को। समाज सेवी हैं, संस्थापक हैं आत्मनिर्भर सेना के। बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी आपका भी। और जी बिहार झारखंड की तरफ से ये प्रतीक चिन्ह, ये मोमेंटो, नरेंद्र कुमार जी समाज सेवी और संस्थापक आत्मनिर्भर सेना के। बुलंद इरादे, बुलंद हौसले और बड़ी मंजिल को निहार कर उसको पाने की इच्छा रखने वाले नरेंद्र कुमार, बिहार के निर्माण की कल्पना साकार हो, यही हम सबका सपना है।